ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। आगामी योजना, पार्टी की रणनीति, इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा हुई। आपको 3 वक्तव्य मिले होंगे। वह भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में बताती है और उस ओर आगे बढ़ने का भारतीय जनता पार्टी का निश्चय है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक बहुत ही कारगर रही है, बहुत ही सफल रही है। हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों का और संगठन मंत्रियों का बहुत ही सकल योगदान रहा है। आगामी योजना बनी है, उस आगामी योजना को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और सारी पार्टी जो गियर्ड अप है उसको दृष्टि और दिशा के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। बस हट जाइए, हट जाइए। बीजेपी के महामंथन के बाद जेपी नड्डा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर में पिछले दिनों माफ कीजिएगा, करीब 9 महीने पहले आदिवासी युवक के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले का वीडियो एकाएक वायरल हो गया और वायरल होने के बाद उसने आज बड़ा रूप लिया। उदय सागर इलाके में आदिवासी समाज उग्र हो गया। आदिवासी समाज ने झील के किनारे मछली ठेकेदारों की नाव में आग लगा दी, साथ ही मछली ठेकेदारों के टेंट भी जला दिए। भारी मात्रा में आदिवासी समाज के लोगों के इकट्ठा होने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद एक होटल के बैक ऑफिस में रखा कुछ सामान भी जल गया। फिलहाल भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मौके पर हुई आगजनी को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को बुलवाया गया। पुलिस का कहना है स्थिति काबू में। पिछले दिनों भी आदिवासी युवकों के साथ मारपीट हुई थी। इसी के विरोध में आदिवासी समाज ने आज प्रदर्शन किया। एक वीडियो वायरल होने के बाद में आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था और उसके बाद आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ जमा हो गए थे। आदिवासियों के जमा होने के बाद में उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव के साथ ही एक मछली का जो नाका बना हुआ था, मछली ठेकेदार का नाका, उसे आग के हवाले कर दिया। और देखिए, सूचना मिलते ही सभी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और देखिए आईजी हिंगलाज दान भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा मौके पर इस समय उदयपुर एसपी और उदयपुर कलेक्टर भी डटे हुए हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर आदिवासी समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा थे और उसके बाद में जब पथराव किया गया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो लोग थे उन्हें खदेड़ा है। आप देखिए, ये वो जगह है जिसे आग के हवाले किया गया। जो आक्रोशित भीड़ थी उन्होंने ये इस जगह को आग के हवाले किया है और इस समय आग बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आग को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और जो पुलिस के जो और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी स्थिति को मौके पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये मछली ठेकेदार का नाका है जहाँ पर बोट्स रखी हुई थी। कई सारी जो नावें हैं आप देखिए उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर जो तंबू लगे हुए थे वो पूरी तरह से जला दिए गए और करीब 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया गया था। अभी स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। जो उपद्रवी थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया और सूचना के अनुसार पुलिस ने करीब 20 से ज़्यादा उपद्रवियों को डिटेन किया है और भी पुलिस की जो टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है और जो दूसरे उपद्रवियों उनकी तलाश कर रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बांदीकुई रेलवे लाइन पर पथराव मामले में सांसद हनुमान बेनीवाल सहित अन्य 2 जनप्रतिनिधियों के अलावा 2 दर्जन लोगों को राजकार्य में बाधा का दोषी माना है। न्यूज़ 18 से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने कहा, जब राज्य सरकार के खिलाफ और जनता के हितों में लड़ाई लड़ते हैं तो स्वाभाविक है मुकदमे दर्ज होते हैं और गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस मामले में हमें झूठा दोषी बनाया गया क्योंकि हमारे बयान तक नहीं लिए गए। हमें उम्मीद है न्यायालय में हमें इंसाफ मिलेगा। जनता के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, कई मामले दर्ज भी होते हैं, हमें कई मामलों में सजा भी हुई, बरी भी हुए। और ये जो मामला संज्ञान में मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया, उससे पहले हमारे पास न तो कोई नोटिस आया न किसी तरह की कोई पूछताछ या न कोई बात हुई कभी। 2.5-3 साल पुराना मामला है जिसके अंदर दलित युवती का जो वीडियो वायरल करके गैंगरेप हुआ था, उस मामले को लेके दौसा के अंदर एक बड़ी सभा हुई थी और उसमें ट्रेन रोकी नहीं थी। ट्रेन की पटरियों पर गुजर रहे थे, पुलिस ने पीछे से लाठीचार्ज किया था और झूठे मुकदमे 2-3 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए थे। तो हम ऐसा कोई मुकदमा डरने वाले नहीं हैं। इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा था, आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर
इस सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ कोई नजर आएगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही लड़ती हुई नजर आएगी। सदन में भी जब बीजेपी कांग्रेस एक हो जाते हैं, चाहे परिवहन घोटाला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे रीट भर्ती का मामला हो, चाहे आपका जो डीवाईएसपी का जो पुलिसकर्मी के साथ वीडियो वायरल हुआ, उस समय भी आरएलपी पार्टी ने खुलकर राजस्थान की सरकार का विरोध किया। और विरोध जब हम करेंगे तो मुकदमे भी होंगे और चालान भी होंगे। तो हमें न्यायपालिका का पूरा भरोसा है और इस तरह गलत नहीं कर सकते और करेंगे तो आगे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हम कुछ मुकदमों से डर के और घर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। अभी बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जोधपुर से बड़ी होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भरेगी और हमारे मुद्दे वही होंगे, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकायुक्त, ये सारे मुद्दे हमारे होंगे। थानागाजी गैंगरेप प्रकरण में दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे लाइन पर पथराव केस में सीआईडी सीबी ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा को भी दोषी माना है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से बात की दिल्ली सहयोगी लखवीर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी, अलवर के थानागाजी में जो रेप प्रकरण हुआ उसका विरोध आप लोगों ने बांदीकुई रेलवे लाइन पर किया था और पथराव के मामले को लेकर आपको दोषी माना है सीआईडी सीबी ने। रेलवे लाइन पर नहीं किया था। आपको जानकारी है कि पूरा देश उद्वेलित हो गया था जी। एक दलित युवती के साथ उसके पति की उपस्थिति में गैंगरेप हुआ था, जिसको मैंने उजागर किया था और आंदोलन किया था, मजबूर किया था कि राहुल गांधी जी को पहुंचना पड़ा। और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी उस घटना का जिक्र किया 3 बार। उसको लेकर हमने दौसा में एक आंदोलन किया था, उसकी परमिशन ली थी बाकायदा। और जब आंदोलन खत्म हो गया तो हम सीधा ही पटरी क्रॉस करके जा रहे थे। कोई रेल नहीं रुकी, न कोई उत्पात हुआ, न हिंसा हुई, न कोई तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने जानबूझ के लाठीचार्ज किया और ये मुकदमा दर्ज कर डाला। कोई अहिंसक, पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। अब जब मुकदमा दर्ज कर लिया, एक घटना के 3 मुकदमे दर्ज कर लिए, जिसमें से एक ही मुकदमा है जिसमें सीआईडी ने चालान के आदेश दिए। गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी देंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरुधरा के बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की ओर से हो रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए दूरसंचार विभाग ने नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मोबाइल सेवा पर पैनी नजर रखकर विभाग ऐसी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को देता है और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। सीमा पर नापाक हरकत, दूरसंचार विभाग अलर्ट। खुफिया सूचना मिली है कि जो विदेशी सिग्नल्स हमारे यहाँ पर स्पिल ओवर होकर आ रहे हैं, उनमें कुछ सिम्स यूज करके और अवांछनीय गतिविधियां या इलीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं। पाकिस्तान से जुटी राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के साथ ही सुरक्षा बलों को तस्करों से जूझना पड़ता है। अब दूरसंचार विभाग तकनीकी रूप से सुरक्षा बलों की मदद कर रहा है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने बॉर्डर इलाके के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इन चारों जिलों के सभी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं पर विभाग पैनी नजर रख रहा है। इन इलाकों में पाकिस्तान से मोबाइल टावरों के सिग्नल भारत की सीमा के अंदर पहुंचते हैं, जिसकी मदद से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। बाहर का जो विदेशी सिग्नल्स है उसको यूज करना, वहाँ की सिम अगर मिल रही है उससे किसी भी तरह की कॉल, इंटरनेट सेवा करना एक दंडनीय अपराध है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के हिसाब से। बॉर्डर एरिया के मोबाइल फोन के IMEI नंबर के आधार पर फोन की कॉल डिटेल्स, इंटरनेट कॉल्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज को विभाग ट्रेस कर रहा है, जिसके आधार पर खुफिया एजेंसियों को अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। जो भी अवांछनीय गतिविधियों के लिए विदेशी सिग्नल या उनकी सिम्स का यूज करके इंटरनेट कॉल, डाटा कॉल, वॉइस कॉल या SMS कर रहे हैं,
वो अगर पकड़ में आने पर, क्योंकि ये आपराधिक कार्रवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दूरसंचार विभाग के विशेष ऑपरेशन में बॉर्डर पार से होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ साथ तस्करों के मामलों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर पार से आने वाले मोबाइल सिग्नल के साथ साथ पाक मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। भरतपुर में आग ने तांडव दिखाया, 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसडीएम ऑफिस परिसर है जहां पर यह घटनाक्रम सामने आया है। पास में ही इन दोनों कारों की एक तीसरी कार भी खड़ी थी, जिससे लोगों ने जान जोखिम में डालकर आग लगने से बचा लिया। यहां कैसे लगी ये सामने नहीं आया है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। बात करते हैं गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों की प्रेस वार्ता की। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने आज राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर महान शासक पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर शासक होने का दावा किया। समाज की ओर से 5 साल किए गए रिसर्च का ब्यौरा सामने रखा गया और कहा गया कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक की जगह राजपूत शासक के रूप में दिखाए गए, जबकि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक थे। समाज की ओर से दावा किया गया। अल-बरूनी की ओर से किए गए भारत के जिक्र और कई अभिलेखों और शिलालेखों में इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान पर गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बात की सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान जो कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाते हैं, उनको लेकर के गुर्जर समाज ने आज प्रेस वार्ता करके इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते थे। अभी तक उन्हें राजपूत समाज से माना जाता था, लेकिन जो एविडेंस यहाँ रखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। सर्वप्रथम तो हमें उनका वंश वृक्ष देखना है और तत्कालीन जो राइटर्स हैं, चाहे पृथ्वीराज रासो लिखी गई हो, चाहे पृथ्वीराज विजय लिखी गई हो, उन दोनों ही कृतियों में पृथ्वीराज चौहान के वंशों को गुर्जर सिद्ध किया गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसी में सोमेश्वर को गुर्जर लिखा है कि सोमेश्वर सूर गुर्जर नरेश। दूसरा, उसमें एक जाति को लेकर के कि ये स्थानवाचक है या जातिवाचक है ये शब्द, तो इसमें छंद पद्धरी एक उदाहरण आता है जिसमें लिखा हुआ कि गुर्जर अहिर अस जाति दोई तिन्ने लीप सके ने कोई। तो गुर्जर और अहिर दोनों को बलशाली जाति के रूप में उसमें अंकित किया गया है। और पृथ्वीराज चौहान को के पिता सोमेश्वर को भी उसमें सोमेश्वर सूर गुर्जर नरेश लिखा गया है। तीसरी बात, उसमें पृथ्वीराज रासो में ये भी लिखा है कि अजमेर जो शामर का जो साम्राज्य है वो गुर्जर साम्राज्य। भरतपुर नगर विकास न्यास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में बनाए गए EWS के 320 आवासों का तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने की। इस अवसर पर 136 आवंटियों को कब्जा पत्र वितरित किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और सांसद रंजीता कोली ने कहा कि गरीब लोगों को आवास मिलने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने सभी आवंटियों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त करें। आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर मैं उन सभी आवंटियों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो है सभी जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास मिले इस योजना के तहत, जिसमें 1 लाख रुपये भारत सरकार देती है, बाकी कुछ आवंटी वे करते हैं, कुछ राजस्थान सरकार भी करती है, सारी सुविधाएं जो देती है उसके तहत आज इनका जो सपना पूरा हुआ है, इस अवसर पर बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ। शहद यानी सामान्य जीवन के लिए प्रकृति की ओर से मुहैया कराई गई वो टॉनिक जो न सिर्फ इंसान को सेहतमंद बनाती है बल्कि जीवन में मिठास भी घोलती है। 20 मई को विश्व शहद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं मानव के लिए मधुमक्खियां क्यों जरूरी हैं।
आमतौर पर अगर देखा जाए तो शहद के लिए मधुमक्खी पालन आम बात देखी जाती है, लेकिन जो जंगल के अंदर मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं ये आसपास के सारे जंगलों के लिए बहुत मायने रखते हैं। वहाँ पर पैदा होने वाली तमाम वनस्पतियों के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि शहद से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मिठास ये मधुमक्खियाँ घोल रही है वही अहम भूमिका ये पूरे इकोसिस्टम में उन तमाम तरह की वनस्पतियों को जिंदा रखने में निभा रही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में कोशिशें चल रही हैं। छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खी जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित होती हैं। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार हमारा जीवन परागकणों पर निर्भर है। दुनिया भर की लगभग 90% जंगली फूल और पौधों की प्रजातियां परागकण पर निर्भर हैं। 75% से अधिक खाद्य फसलें और 35% कृषि भूमि परागकणों पर निर्भर करती है। आपके और जंगल को बढ़ने में बहुत मदद करती हैं, बिकॉज दे सक नेक्टर और उनके नेक्टर से पोलन उनके विंग्स पे आता है और वो उनसे जर्मिनेशन फैलता है। चलिए अब आपको बताते हैं मधुमक्खियों से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। 1 ग्राम शहद के लिए 195 किलोमीटर का सफर तय करती हैं मधुमक्खियां। दुनिया भर में मधुमक्खियों की 20 प्रजातियां हैं, लेकिन 5 प्रजातियां ही शहद बनाती हैं। मधुमक्खियों के उड़ने की अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर होती है। 500 ग्राम शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी को 90,000 मील के बराबर उड़ान भरनी होती है। देखिए, जो बी हाइव्स झलाना में जो पहले दिखती थी, आज के मुकाबले पहले बहुत कम थी और आज बी हाइव्स का बहुत संख्या बढ़ी है। हालांकि अभी भी मैं चाहूँगा कि और भी संख्या बढ़े, बट संख्या बढ़ना इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड न्यूज़। छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खियों के बड़े काम को देखते हुए दुनिया भर में इसके संरक्षण की कोशिश हो रही है। जयपुर में भी इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी सृष्टि के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए इन मधुमक्खियों का क्या महत्व है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग इनके संरक्षण के महत्व को समझेंगे और इसे बचाने में अपना भी योगदान देंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।